हाँ जी अब्दुल्ला। यश, लास्ट टॉपिक क्या था जो हमने किया था? सर लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की। लास्ट क्लास में आप नहीं थे अब्दुल्ला, आप थे लास्ट, हमने क्या किया था? ये सब बता रहे। आई गेस डिफ्रैक्शन हमने खत्म कर दिया था। डिफ्रैक्शन खत्म करने के बाद हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया था। सब डिफ्रैक्शन खत्म हुआ था, मॉडर्न फिजिक्स शायद नहीं शुरू किया था। नहीं शुरू करा था। नो सर। ओके भाई देखो। नहीं सर, कर दिया था। लाइट ये वाला लिखवा दिया था और यूनिट ऑफ एनर्जी तक लिखवा दिया था। ओके, एनर्जी यूनिट तक करा दिया था, फाइन। ठीक है, वर्क फंक्शन से स्टार्ट करना है। देखिए अब मेजर जो पोर्शन होता है सेकंड बुक में, दैट्स ऑप्टिक्स ओनली। अब जो रह गया है वो 4 लेक्चर का टॉपिक है। एक लेक्चर आज का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 लेक्चर्स आपका एटम और न्यूक्लियाई ले जाता है, फिर एक लेक्चर बचता है जो कि उसके लिए होगा आपका सेमीकंडक्टर्स। सो जस्ट 4 लेक्चर का काम है। इस वीक कोशिश करते हैं इस वीक के एंड तक इसको फिनिश कर दें, आपका सिलेबस फिनिश हो जाए। वर्क फंक्शन देखो, वर्क फंक्शन क्या चीज है। अगर मैंने आपको कहीं एटम दे दिया, जरा थोड़ा थोड़ा ना मुझे बताते जाना प्लीज, ताकि मुझे अंदाजा रहे कि मुझे कितना बेसिक में जाना है। आपसे आप जो कुछ भी पढ़ेंगे कुछ भी आपके लिए नया नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने 11th में केमिस्ट्री में स्टडी करी। तो अगर मैं आपको एक एटम दे रहा हूं और इस एटम में मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। अरे भाई बताओ। फ्री होता है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री होता है। इंसिया ऐसी होता है कि वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो फ्री होगा या न्यूक्लियस से? न्यूक्लियर फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन उसमें लास्ट बैलेंस वाले में कम लगेगी। हाँ, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करी, न्यूक्लियर फोर्स नहीं। न्यूक्लियर फोर्स तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होगी उसके अंदर, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कंपेरेटिव बाकी इलेक्ट्रॉन्स की कंपेरेबल थोड़ी सी वीक होती है। वीक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपेरेटिव आसान होता है, बट ऐसा नहीं है कि फ्री है, बाउंडेड है। कुछ ना कुछ तो फोर्स से बाउंडेड है। इसे निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी। मान लो ये बाउंडेड है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। नेगेटिव साइन बताता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी। तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी होगी दैट विल बी +1 इलेक्ट्रॉन। इसे आप कहते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। बस अब एक चीज ऐड कर देते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ हम मेटल सरफेस ले रहे हैं, हम नॉन मेटल्स डिस्कस नहीं कर रहे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क फंक्शन वी मींस मेटल। तो मेटल की टॉप सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने, जो भी आपको मिनिमम एनर्जी देनी होगी दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन। मिनिमम वर्क फंक्शन सीजियम का होता है। सीजियम के अलावा कुछ और लोगे तो वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। मीन सारे मेटल्स में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन सीजियम से बाहर आए। ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन, इसे बाहर निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी है। उसे लिख लो जल्दी से। अब जो पोर्शन है ना, ये ऐसा पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स का कि ये एक क्लास में भी बैठकर 2-3 घंटे अगर टीचर पढ़ा दे तो खत्म हो जाता है।
लिख लिया आपने? यस सर, डन। इसके बाद एक चीज और है, फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, जैसे आप एच न्यू लिखते हो, एच सी बाय लैम्डा लिखते हो, अगर आप चाहते हो कि इस एनर्जी को आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एच सी की जगह 12400 लिख दो, डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं आपसे कहता हूँ एक लाइट है, लाइट वेव्स की वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है इसकी। एनर्जी कैलकुलेट करो तो आप सिंपली ये लिख दो 12400 डिवाइडेड बाय 2000। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, एंगस्ट्रॉम में रखो, जितना भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सो ये शॉर्टकट है डायरेक्टली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसे भी लिख लीजिए, बहुत काम आएगा ये न्यूमेरिकल्स। सो इनसिया मॉडर्न फिजिक्स बस अभी शुरू है, इससे पहले जो मैंने कराया था वो जनरल टर्म्स थी मॉडर्न फिजिक्स के लिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम अब शुरू करेंगे, ओके सर। कुछ खास मेजर मिस नहीं हुआ। डन सर। फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा इसको मैं खुद ही लिख देता हूँ, जितनी देर में तुम्हें शीट्स दिखाऊंगा मेरा टाइम। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी आप फोटोन के थ्रू दे रहे हो। तो आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो ऑन द मेटल सरफेस, एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from metal surface using radiation of particular frequency। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को यूज कर कर इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इजेक्ट कराना चाहते हो तो उसे आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहो। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है तो छोटी सी चीज, इस पूरे को हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से आप पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझ जाओगे। जो भी इस एक्सपेरिमेंट में आप करोगे उसी चीज को पूरे चैप्टर में कभी ग्राफ से करना है, कभी इक्वेशन से करना है। छोटी सी कहानी है, आधे घंटे के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए मेटल सरफेस है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मेटल। इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, दिस इज वर्क फंक्शन। मैंने यहां से फोटोन्स इंसिडेंट किए, ये फोटोन है, ये जो जिगजैग बनाते हैं ना, फोटोन का सिंबल होता है। फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, E is less than वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है दैट मींस एमिशन नहीं हो सकता। एमिशन तब होगा जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या उससे ज्यादा हो। सो दैट मींस नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला। आप एक और इलेक्ट्रॉन लीजिए, इसका जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने जो फोटोन्स इंसिडेंट किए हैं, इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो अब जो फोटोन्स की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो यस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को ना मैं पीईई लिखूंगा आपसे, तो यस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा।
अब अगर मैं फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं जिस फोटोन की एनर्जी है लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर सकता है, तो एमिशन तो होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एमिशन होगा। काइनेटिक एनर्जी भी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी होगी इट्स टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी थी 4 माइनस 2 इज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बट एक चीज याद रखने की, इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन फेनोमेना, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन फेनोमेना। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को इजेक्ट करा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन 10 फोटोन इजेक्ट करा दे या एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दे, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराए। इसी तरह से अगर मैं 2 फोटोन इंसिडेंट करता हूं, इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन, हर फोटोन की जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज 1.5 इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, दैट मींस नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन करा देंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही आएगा, तो 2 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं कर सकते, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन से। दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, बस यही काम है जो आपको बार बार ग्राफिकली कुछ करना है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स, पहले तो इसको ड्रॉ कर लो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम। सर हाँ, सर फोटॉन्स आपस में कंबाइन नहीं कर सकते? नहीं, मतलब फोटोन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगे ना, फोटोन्स आर लाइक 2 पार्टिकल्स, तो अगर वो कंबाइन भी कर देंगे तो 2 ही फोटोन्स रहेंगे। अब यहाँ जो क्रॉस सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, वो क्रॉस सेक्शन इतना ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही कोलाइड कर जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 फोटोन जाकर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड। फोटोन्स आर पार्टिकल्स, इट्स अ कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स, वन इज फोटोन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is an experimental proof of particle nature of light. शो कर रहा है light consists of stream of particles. आप लिख लो तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। नेक्स्ट देखिए, अब जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक कॉन्सेप्ट आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सिर्फ फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती, तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, फोटोन के नंबर पे नहीं। काइनेटिक एनर्जी
of emitted electrons depends on frequency of photon, कि किस फ्रीक्वेंसी का आपने फोटोन इंसिडेंट किया, नॉट ऑन नंबर। फर्क नहीं पड़ता एक फोटोन इंसिडेंट किया था या 50 फोटोन इंसिडेंट किए थे, नॉट ऑन नंबर ऑफ फोटोन्स। इसे कहते हैं इंटेंसिटी। सो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर ग्राफ इस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा कि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फोटोन्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। Intensity means number, it's number of photons. It's independent of frequency. Intensity का frequency पर कोई फर्क नहीं पड़ता, independent है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है कितने फोटोन इंसिडेंट किए। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराता है, 1000 फोटोन्स 1000 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराएंगे। तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स depends on number of photons, that is intensity. Not on frequency. ये दो अगर स्टेटमेंट्स आपको याद हैं तो समझो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हर ग्राफ आप आसानी से प्लॉट कर लें। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहां से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब स्टार्ट होता है, जल्दी से फिनिश करते हैं। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या करता है। हर्ट्ज ने एक ट्यूब लिया, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इस ट्यूब में दो प्लेट्स लगाई, इन प्लेट्स को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। देखो इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मींस इस ट्यूब में कोई गैस नहीं है, और यहां पर एक मिली एमीटर भी लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। अभी तो कोई करंट ही नहीं होगा, ओपन सर्किट है, यहां से यहां तक तो कोई वायर ही नहीं है, कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसने क्या किया, यहां पर छोटा सा होल किया और उस होल से फोटोन्स इंसिडेंट कराना शुरू किया। इसका आइडिया यह था कि जब फोटोन प्लेट को स्ट्राइक करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे, और जब ये दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा।
तो यहाँ जो करंट आ रहा है इसको आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स के इंसिडेंट होने की वजह से इजेक्ट हुए थे। दैट्स द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज ने यहाँ से कई ग्राफ प्लॉट किए। उसने कहा अच्छा एक काम करो, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करो। करंट लिया मिली एम्पियर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रीक्वेंसी और करंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और हमने ऊपर लिखा भी था कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होते हैं। आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बढ़ेंगे, इट्स इंडिपेंडेंट। फिर उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, इंटेंसिटी ली एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर उसने करंट लिया, एंड दैट करंट इज इन मिली एम्पियर। मुझे बताओ कि इनसीआ शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या करंट पर इफेक्ट पड़ेगा? अब्दुल्ला, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या करंट पर फर्क पड़ेगा? यश, सर इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी, यस सर, क्योंकि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। यस, तो करंट भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद उसने एक ग्राफ और प्लॉट किया। उसने कहा अच्छा करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट कर दो, दिस इज पोटेंशियल। चलो इसको बाद में प्लॉट करेंगे इसको यहाँ। तो यहां से हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये दो ग्राफ प्लॉट किए। फिर इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो भाई इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो डन। नेक्स्ट देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है। अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो मानस क्या होगा? ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर इस प्लेट को मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूं, ये वाली जो प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और फिर रिपेल इलेक्ट्रॉन्स सर रिपेल करेगी। रिपेल करेगी। तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता चला जाऊंगा, रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा। एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाते हैं, तो करंट कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही नहीं रहे इस प्लेट तक, तो करंट कितना होगा? जीरो। सो जीरो। वो पोटेंशियल जिस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो दिस इज द पोटेंशियल at which photoelectric current
रिड्यूस टू जीरो। तो वो पोटेंशियल जिस पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हो क्या है, जो रिपल्सिव एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। रिपल्सिव एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी कैसे निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब्दुल्ला बता सकते हो ये डिपेंड किस पे करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर या फ्रीक्वेंसी पर? सर आसिया, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा लाइट की? यश, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है यार। देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। अब इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं आते, ग्राफिकल आते हैं। कहता है कि 3 ग्राफ प्लॉट करवाता है, कहता है एक ग्राफ प्लॉट करो पोटेंशियल में और करंट में। इसे मान लिया तुमने जीरो पोटेंशियल। देखो यार जब जीरो पोटेंशियल था तब भी कुछ करंट था। यहाँ जब तुमने कोई पोटेंशियल नहीं दिया होगा, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं दिया, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे होंगे, कुछ तो करंट होगा। जैसे जैसे तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ता चला जाएगा। रीजन ये है कि जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द प्लेट। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक जगह जाके करंट सैचुरेट हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मीन जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सब पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल में लेकर जाओगे तो करंट कम होगा, एक पोटेंशियल पर जाकर करंट जीरो हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ ऐसे नहीं आता, ये ग्राफ ऐसे आता है, कहता है ग्राफ प्लॉट करो फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब्दुल्ला अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा सेम होगा? सर फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ सर सेम ही होगा फिर। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा होगा। तो ये कोई एक आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, आपने इसको ना ऐसे लेकर प्लॉट कर दिया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से किस पर फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, करंट पर? करंट बढ़ जाएगा। सर करंट पर। पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ गया, और इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट और बढ़ जाएगा। सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो इन तीनों के लिए इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, ये सब इंटेंसिटी है। अलग तरह का I बना रहा हूं ताकि करंट के साथ ना मिक्सड अप हो जाए। I3 is greater than I2 is greater than I1। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तुम्हारा सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। फिर वो कहता है अच्छा एक काम करो, इस ग्राफ को फिर प्लॉट करो फॉर रेडिएशन ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब बताओगे जरा मुझे मानस क्या होगा, क्या चेंज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या सैचुरेशन करंट? कहाँ गया सर मानस? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल है विच इज इन वोल्ट, वाई एक्सिस पर करंट है विच इज इन मिली एम्पियर। पहले कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल था, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने बढ़ाया, लेकिन सैचुरेशन करंट पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सैचुरेशन करंट शुड रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा बट सैचुरेशन करंट सेम रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ा बट सैचुरेशन करंट अब भी सेम रहा। दिस इज माइनस V01 माइनस V02 माइनस V03
This is for frequency nu1, frequency nu2, frequency nu3. Nu3 is greater than nu2 is greater than nu1. ये ग्राफ आ जाते हैं, ऐसे ड्रॉ करके दे देते हो, आपको ढूंढना होता है कहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, कहाँ इंटेंसिटी सेम है, लिख लीजिए। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज।
डन सर। डन सर। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद यहाँ ये तो सब ग्राफ्स हो गए कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, पोटेंशियल दे देगा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। नेक्स्ट जो लॉजिक आता है यहाँ पर, जहां से कुछ कैलकुलेशंस आ सकती हैं, इक्वेशंस मिलती हैं, दैट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। देखो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सिर्फ ये कहती है अगर ये मेटल प्लेट है और ये इलेक्ट्रॉन है और आपने फोटोन यहां से इंसिडेंट करा है ऑफ एनर्जी ई, वर्क फंक्शन अगर फाई नॉट था और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी के ई से, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस फाई नॉट. This is basically the maximum kinetic energy of emitted electrons. This simple equation is known as Einstein's photoelectric equation. अब यहां E देख लो, E is energy of photons. जो भी आपने फोटोन्स इंसिडेंट किए हैं उन फोटोन्स की एनर्जी है. फाई नॉट है वर्क फंक्शन. के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के मैक्स. देख सकते हो के मैक्स इज ई माइनस फाई नॉट. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. बस पूरे चैप्टर में अगर इक्वेशन के नाम पर कुछ है तो यही है. आप इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो अगर मैं न्यू कहता हूं इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर मैं कह रहा हूं न्यू है विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो आप लिख सकते हो ना कि भाई ई जो होगा दैट विल बी एच न्यू. दैट्स इक्वेशन नंबर 2. ई की वैल्यू रख दो, 2 को 1 में रख दो. तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस फाई नॉट. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. आप और भी काम कर सकते हैं. आप एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, न्यू नॉट, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल प्लेट. भाई देखो जैसे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है ना मेटल प्लेट पर, ऐसे ही एक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन.
भाई ऐसी है ना कि आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए जब एमिशन होगा। इसी तरह से आपके इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन होता है उससे कम होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से सॉरी ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। जो आप लिखते हो ना कि एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, उसको आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, उस मिनिमम वैल्यू को आप लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड। मींस आप कई रेडिएशन इंसिडेंट करें, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जब तक तो एमिशन होगा, लेकिन अगर आपने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम से कम कर दी तो एमिशन नहीं हो पाएगा। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप कर क्या सकते हो, यू कैन राइट योर फाई नॉट एज एच न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वर्क फंक्शन आ जाता है, 4 को थर्ड में रख दीजिए। तो जब आपने फोर्थ को थर्ड में रख दिया तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा इट्स एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट। ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसे आप कह सकते हो इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 थी, ये 5 होगी। आप एक चीज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में रिप्रेजेंट कर दो। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो भी आपने रेडिएशन इंसिडेंट की है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो आप लिख सकते हो ये जो लैम्डा होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी को लैम्डा की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को दोबारा से कि मैक्सिमम काइनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है ना सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट हो जाएगा सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये आ गया आपका वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में। याद रखिएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेव। इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो एमिशन नहीं होगा। भाई देखो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेशन ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शुड बी द मैक्सिमम वेव। इसके बाद एक काम और आ जाता है, वो कहता है अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में भी लिख दो। तो अगर वो कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लिख दो, तो देखो आप लिख सकते हो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको लिख सकते हो ईवी नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट रख दो। इसको कुछ नाम दे दो, फिफ्थ हो गया था, इसे सिक्स्थ कह दो, इसे सेवेंथ कह दो, इसको पहली दूसरी इक्वेशन में उठा के रख दो, थर्ड में रख दो। एक्सप्रेशन एक ही है, बस उसको आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये आ गया ईवी नॉट इज एच न्यू माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। लिख लीजिए इसे। ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस आ जाएंगे और खत्म हो गया। लिखिए ना।
सर ये जो फिफ्थ इक्वेशन आई है ये एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। कौन सी इक्वेशन? फिफ्थ? यस सर। देखिए, ये जो आपका वर्क फंक्शन है ना, इस वर्क फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हो। देखो वर्क फंक्शन है क्या? मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, उस मिनिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी, राइट? क्योंकि जो Yes, sir. एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फोटोन की, वो h नहीं होती है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर एमिशन हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हैं? इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो मिनिमम एनर्जी किसके इक्वल होती है? जिस पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए, दैट्स वर्क फंक्शन। तो हमने Okay, इस sir. वर्क फंक्शन को h नॉट किया हुआ है, और ऊपर वाली इक्वेशन में थर्ड में हाँ फाई नॉट था, ये फाई नॉट की जगह जस्ट h नॉट रख दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Okay, sir. Done, sir. Okay. सर Yes. सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। यस सर। Okay. Done, sir. ठीक। अच्छा, इसके बाद आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। आफ्टर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द नेक्स्ट इज, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो देखिए, जब आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करोगे, तो उसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए। दिस इज द इक्वेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी इज h nu minus phi। आप इसे लिख सकते हो y is mx plus c टाइप इक्वेशन। तो इंस्टेड ऑफ y काइनेटिक एनर्जी है पावर 1,
स्लोप की जगह h आ रहा है, x की जगह फ्रीक्वेंसी है, और ये y इंटरसेप्ट की जगह फाई नॉट। तो आप इस इक्वेशन को देखकर कुछ चीजें बता सकते हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो प्लैंक कांस्टेंट होगा, इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट होगा वो y इंटरसेप्ट माइनस ऑफ फाई नॉट होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली, वाई एक्सिस पर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी। सो देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाना है, जहां से ये शुरू हो रहा है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन होना ही नहीं। इस ग्राफ अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप टैन थीटा के इक्वल होगा, और स्लोप हमने ऊपर लिखा हुआ है एच प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। आप नीचे इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो तो ये जो y इंटरसेप्ट मिलेगा ये y इंटरसेप्ट माइनस ऑफ फाई नॉट होगा। अब देखिए स्लोप तो कांस्टेंट है ना, कोई भी मेटल ले लो, सीजियम ले लो, गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, किसी पर भी आप फोटोन इंसिडेंट कराओ, स्लोप तो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है। दैट मींस आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल ए लो या मेटल बी लो, सारी लाइंस पैरेलल हो। सो अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं किसी भी मेटल के लिए, तो सारे ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है, वो आपसे कहता है कि अच्छा एक काम करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है EV नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। तुम यहां से V नॉट निकाल सकते हो, V नॉट आ जाएगा एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। इसे आप y इज mx प्लस c से इक्वेट कर सकते हैं। तो y की जगह v नॉट है, x की जगह फ्रीक्वेंसी है, c की जगह माइनस फाई नॉट बाई ई है, और m इज h बाई। तो जब आप इस ग्राफ को फर्दर प्लॉट करोगे, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जहां से स्टार्ट होगा दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, वही एंगल थीटा है। तो जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी टैन थीटा। अब यहां देखो स्लोप की जगह क्या आ रहा है, h बाई ई आ रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है। जितने भी आप मेटल्स लोगे सबके लिए ग्राफ सेम आएगा। ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यहाँ फाई नॉट बाई ई हो जाता है, विच मींस अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूं तो उसके लिए भी ग्राफ पैरेलल हो। कोई भी मेटल ले लो ग्राफ पैरेलल आएगा, स्लोप सेम, y इंटरसेप्ट चेंज होता है। इसे भी लिख लीजिए, ये दो क्वेश्चंस और आ जाते हैं ग्राफ। डन।
So done. Okay. देखिए न्यूमेरिकल्स के नाम पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक टाइप का तो न्यूमेरिकल यही होता है जिसमें आपको ये ग्राफ बनाकर दे देगा, फ्रीक्वेंसी लिख देगा। लेट्स से ऐसा करता है कि यहाँ लिख देगा 10, आपसे पूछता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है, ये आपको -10 दे देगा, तो आपको पता होगा कि ओके फाइंड आउट बाय ई इज -10। एक क्वेश्चन तो इसी ग्राफ के ऊपर आता है। दूसरे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ बहुत कुछ ना यहाँ बन नहीं पाता। जैसे उसने आपको क्वेश्चन दे दिया, वो आपसे कहता है रेडिएशन of frequency, let's say 10 raised power 15 hertz is incident on a photosensitive plate. थ्योरी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस इतना ही है, on photosensitive plate having work function टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन दिया है, वो कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। जैसे वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बाद हो सकता है वो आपसे कह दे कि अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल दो। हो सकता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले। तो देखिए इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दी है 10 रेज़ पावर 15 हर्ट्ज। तो आप यहां से एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी होगी h न्यू which is 6.626 into 10 raised to the power -34। 15 hertz 10 raised power 15, तो ये आ गया 6.626 into 10 raised to the power माइनस कितना आ जाएगा, -19 हो जाएगा। कितना हो गया, -24 -19 जूल हो गया। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, सो विल डिवाइड इट 6.626 into 10 raised power -19। इसे आप 1.6 into 10 raised to the power -19 से डिवाइड करो, तो ये 1.64 जा 6.4, तो ये 3.9 के आसपास कुछ आ जाएगा रफली। अब अगर एनर्जी आ गई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो इट्स इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी इज 3.9, work function is 2, so it's 1.9 electron volt. That's the maximum kinetic energy of emitted radiation. ये आ गया। अब अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई तो सेकंड पार्ट देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। को बताएगा मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे आएगा? यश, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, EV naught is equal to K max. yes, sir. तो यहां से V नॉट आ जाएगा, इट्स K max डिवाइडेड बाय E। देखो K max कितना है, 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लो, 10 रेज टू द पावर -19। E कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, कैंसिल हो गया 1.9।
तो अगर तुम्हें एनर्जी पता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट मींस तुम्हें वोल्टेज पता है, उतने ही वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा। थर्ड कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनसिया बताओगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? सर के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा, और कुछ आ जाएगा बट बहुत लंबा हो जाएगा। अब्दुल्ला कुछ आसानी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। सर एच न्यू नॉट। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, है ना? यस सर। स्टॉपिंग ये थ्रेश वॉक फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। वॉक फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट्स 2 into 10 1.6 into जूस में कन्वर्ट कर लीजिए -19। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.4 into 10 raised to the power -34 into न्यू नॉट। तो यहाँ से आप न्यू नॉट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, लिख लीजिए इसको। बहुत कहीं कुछ टफ होता है ना, तो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैट्स इसमें लिख लो, मैं बता देता हूँ कहाँ से। इसमें अगर बहुत टफ कुछ बनाएगा तो क्या करता है? अब इस चैप्टर में एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, वो भी 5 मिनट की चीज है, उसे खत्म कर लेते हैं। सर डन। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ आते हैं, जहां से टफ क्वेश्चंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बन सकते हैं। तो वो यूजुअली क्या करता है, ये जो के मैक्स है ना, इस के मैक्स में इलेक्ट्रोस्टैट डाल देता है। भाई आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, के मैक्स को वो ऐसे भी कनेक्ट कर लेता है कि वो आपसे कहेगा अच्छा फोर्स निकालो। फोर्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने पढ़ा होगा क्यूई। फोर्स आ जाती है, फिर फोर्स से आपसे वर्क डन कैलकुलेट करवा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को फोर्स से इक्वेट करवाएगा, फोर्स डॉट एस डिस्प्लेसमेंट से इक्वेट करवाएगा, वहां से क्यूई डॉट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवा लेगा। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैग्नेटिक से कनेक्ट करता है। सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था चार्ज पार्टिकल का, उसमें आपने पढ़ा था रेडियस होता है mv/qb। तो वो ये भी करता है कि आप मैग्नेटिक से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। अगर टफ बनाना है तो ये आ जाएगा qb/m। वेलोसिटी आ गई, फिर कहता है अच्छा आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 12 mv²। तो टफ बनाने के लिए बस ये, लेकिन अगर सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो यूज कर रहा है तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बन पाते। तो इसीलिए ये पोर्शन बहुत स्कोरिंग माना जाता है एग्जाम्स के लिए। इसे लिख लीजिए,
बहुत एक्सट्रीम अगर आप जेई प्रीवियस ईयर्स करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शुरू में दिखेंगे, जिसमें कभी काइनेटिक एनर्जी उठाकर उसने मैग्नेटिक से दे दिया, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी उठवा दी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसे लिख लीजिए बस। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि हर मैटर में डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल भी और वेव भी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस गिव्स वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मींस हर मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है अगर एक मास m है, इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो इसका जो मोमेंटम होगा, आप मोमेंटम को लिख सकते हो mv। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है जो वेवलेंथ होगी ना वो होगी h by p, वो वेवलेंथ होगी h by mv। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। wavelength of a matter wave is lambda is h by p or h by m. This is de Broglie hypothesis. अब इसे आप कई फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो सिर्फ जितनी मैकेनिक्स आपको आती है, थर्मोडायनामिक्स आती है, उससे कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो मोमेंटम को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सप्रेशन ये आ गया। आप और एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। भाई आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कनेक्ट कर देता है इस इलेक्ट्रोस्टैट से। तो आपकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा इट्स h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद एक चीज और करता है, वो आपसे कहता है अच्छा इसे टेम्परेचर की टर्म्स में लिख दो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 into Boltzmann's constant into temperature. So T is temperature, Kb is Boltzmann's constant. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस साल 2020 में आया था जेई में, यहां रख दीजिए आप। तो आपका लैम्डा का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा h बाय रूट ओवर 2m into kinetic energy which is 3/2 into Boltzmann's constant into temperature। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वेवलेंथ आ गया इट्स h बाय रूट ओवर थ्राइस ऑफ मास इनटू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो ये एक्सप्रेशंस है जो आप अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इतना लिख लीजिए, एक फॉर्म और है, उसके बाद क्वेश्चंस पर आ जाएंगे।
अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जो कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कीजिए, पोटेंशियल वाला। lambda is h by root over twice of mass into charge into potential difference। अगर इलेक्ट्रॉन है तो सब कुछ पता है ना, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 into 10 raised to the power minus 34। 2 कांस्टेंट है, m मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 raised to minus 31। q is electronic charge 1.6 into 10 raised to minus 19 into v। जब आप ये सारे नंबर्स रखोगे इट कम्स आउट टू बी 12.27 बाय रूट ओवर वी एंगस्ट्रॉम। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा तो कभी कभी सिर्फ पोटेंशियल बता देता है, आप यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। चलिए इसको लिखिए। तो देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 3 तो वो होते हैं जहां एक्चुअल में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं जहां मोमेंटम को कभी कोलिजन से कनेक्ट कर देगा, मोमेंटम को कभी लॉस ऑफ मोशन से कनेक्ट कर देगा, वह पूरा मैकेनिक्स लेकर मोमेंटम में डाल देता है और कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कई पार्टिकल्स है सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो लैम्डा का एक्सप्रेशन था h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है सारे पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही, h कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, दैट मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल से बहुत कम होता है, अल्फा पार्टिकल तो 4 टाइम्स है, तो जहां मास कम वहां डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी पार्टिकल दे देता है आपको, कहता है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेयर करो। आप कंपेयर करने के लिए कुछ बेसिस देगा, कभी काइनेटिक एनर्जी सेम देगा, कभी पोटेंशियल सेम देगा, कभी एनर्जी सेम दे देगा, तो वहां से कहता है कंपेयर करो इसे। तो ये लिखना लैम्डा बाय h बाय 2 बाय रूट ओवर m के ई, जो कांस्टेंट दिया उसे अलग कर दो, जो इकलौता वेरिएबल बचा है उससे कंपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए। डन सर। डन सर। ओके नेक्स्ट देखिए, एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां कहता है कि अच्छा फोटोन और लेट्स से प्रोटॉन, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेयर करवाएगा, या ये कहता है अ फोटोन एंड अ प्रोटॉन have same wavelength,
Compare their de Broglie wavelength. No, their energies. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये, पहले तो देखो फोटोन, फोटोन आसान काम, फोटोन दिया ना, फोटोन की एनर्जी होती है hc by लैम्डा, ये तो एक लाइन की कैलकुलेशन थी, E1 क्या, तो थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोटॉन कैलकुलेट करने में जब वेवलेंथ दी हुई। देखो प्रोटॉन की वेवलेंथ दी है, दैट मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ दी है h by p, तो यहाँ से मोमेंटम निकाल लो, मोमेंटम क्या आ जाएगा h by लैम्डा, मोमेंटम दे दिया तो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू 2m। तो ऐसे आप प्रोटॉन और फोटोन की, अब लैम्डा की वैल्यू दे देता है, सब कांस्टेंट है, बस लैम्डा ही रखना होता है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये तरीका है प्रोटॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन फोटोन को कंपेयर करने का, कि फोटोन की एनर्जी हमेशा hc by लैम्डा होगी। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्योरली मॉडर्न फिजिक्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से बनते हैं, वरना बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर एक और है जो प्योरली मॉडर्न फिजिक्स का ना, बाकी सब कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो सब डाल देता है डी ब्रोगली। इनफैक्ट अगर आप जेई का पिछले साल का भी देखोगे ना 2020 का, तो उसमें जितने क्वेश्चंस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में दिए थे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम पे तो h by p हो रहा था बस, बाकी ये p लेकर आने का काम कभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से था, कभी कोलिजन से था, कभी सेंटर ऑफ मास से था। एक और क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करता है, कहता है उसने ना आपको एक ग्राफ दे दिया 1/√v वर्सेस लैम्डा ग्राफ, दो पार्टिकल्स के लिए दिया है, पार्टिकल A and B have same charge, compare their masses, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो इसमें क्या करो आप, इस ग्राफ का पहले स्लोप कैलकुलेट कर लो, स्लोप कैलकुलेट करके रख लो कि स्लोप है क्या, स्लोप tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लैम्डा बाय 1/√v, ये √v ऊपर चला जाएगा, इट्स लैम्डा इनटू √v, तो ये तो स्लोप है ग्राफ का, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब इस स्लोप को मास से कनेक्ट करते हैं, लैम्डा यही होता है ना, h by रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू q इनटू v, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो विल हैव लैम्डा इनटू √v इज h by रूट ओवर 2mq, और यही तो स्लोप है। h by रूट ओवर 2mq। अब देखो चार्ज सेम है, 2 सेम है, h सेम है, तो जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप कम, या जिसका स्लोप कम उसका मास ज्यादा। तो यहां देखो a और b में b का एंगल ज्यादा है, थीटा b ज्यादा है थीटा a से, सॉरी थीटा a ज्यादा है थीटा b से, तो आप लिख सकते हो थीटा a इज ग्रेटर देन थीटा b, तो स्लोप ऑफ a is greater than slope of B, means mass of A is less than the mass of B। एक प्योर जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आता है तो ऐसा दे देता है, इसे भी लिख लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस कोलिजन से रिलेट होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, सेंटर ऑफ मास से, जो भी मैकेनिक्स में सीखा था मोमेंटम निकालना, उसे यहां रखवा देता है।
और उसके बाद मेरे साथ 3 लेक्चर्स और हैं आपके, बहुत खिंच गया तो 4 लेक्चर, एक्सट्रीम 3 होने चाहिए, बाकी बैचेस में 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। सेकंड बुक में सिर्फ ऑप्टिक्स था जो बहुत डिटेल में पढ़ाया था तुमने, जहां से कुछ टफ बनता है, कुछ नया होता है, बाकी ये सब तो रिपीटेशन है। सेमीकंडक्टर्स में बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन सभी कुछ डिलीट कर दिया उन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है। जितना भी पढ़ाने का पोर्शन था वो सब डिलीट हो गया। आंसर। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका एक होमवर्क है, चैप्टर खत्म हो गया, इसमें आप कुछ चीजें लिखोगे, जैसे फेलियर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था पहले सिलेबस में, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, पता होना चाहिए। अब होमवर्क आपका ये है कि आप फेलियर लिखोगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हो ना, तो आप यूज करते हो पार्टिकल थ्योरी। आप मान के चलते हो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की जगह आप लाइट को वेव मानोगे, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में क्या क्या इश्यूज आएंगे वो लिखना है। कोई भी बुक उठा लो, आपको ये फेलियर दिख जाएगा वेव थ्योरी का टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। इट्स लाइक अ लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लीजिए। ओके, विद दिस क्वेश्चन ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे जब होगी, देन वी विल स्टार्ट विद एटम। सो एटम भी एक क्लास का होता है, एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एटम तो और रिपीटेशन है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना